नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में आज हम बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट को केंद्र में रखकर बात करेंगे वनों के संरक्षण और पर्यावरण की। भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी FRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में देश ने अपना तीसरा स्थान अभी भी कायम रखा है। ये उपलब्धि पिछले आकलन से एक पायदान ऊपर है। पहले हम वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 10वें नंबर पर हुआ करते थे। इनसाइट में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वन क्षेत्रों के विस्तार की भारत की ये उपलब्धि भारत के सतत वन प्रबंधन और वृक्षारोपण प्रयासों का परिणाम है या फिर इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में वन क्षेत्रों के विस्तार से क्या पर्यावरण को बचाने का हमारा प्रयास सफल हो रहा है। जानने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों से और विशेषज्ञों से करवा देता हूं आपका परिचय। डॉक्टर संजय कुमार, पूर्व महानिदेशक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार। हमारे साथ डॉक्टर उषा मीणा भी हैं, प्रोफेसर हैं, पर्यावरण विज्ञान संकाय JNU। उषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर JV शर्मा, वरिष्ठ निदेशक ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि क्या समझा जाए इस नई अंक तालिका को, वनों के विस्तार को ये जानने का किस तरीके का मैकेनिज्म है और इसका आधार क्या होता है? धन्यवाद प्रतिबिंब जी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर हम अपने फॉरेस्ट रिसोर्स का असेसमेंट करते कैसे। भारत में यह व्यवस्था बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित है और हमारी संस्था जो है, राष्ट्रीय संस्था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वन सर्वेक्षण संस्थान जो है देहरादून में स्थित है और वह कई दशकों से इस कार्य पे लगा हुआ है। इस संस्थान की स्थापना भी इसी के लिए की गई थी कि भारत के जो वन रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनका वह आकलन विभिन्न तरीकों से कर पाए। और लगभग 3 दशक पूर्व इस संस्थान ने सैटेलाइट इमेजरीज एंड ग्राउंड ट्रूथिंग के माध्यम से एक प्रणाली विकसित की, जिसके माध्यम से किस प्रकार भारत के वन क्षेत्र को और आकलन किया जा सका, उसने वह प्रणाली विकसित की। और ग्रेजुअली उस प्रणाली को वो हर बार और अधिक विकसित करते गए और अधिक रिफाइन करते गए। आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। जो सैटेलाइट इमेजरीज है उनके रिजोल्यूशंस में काफी इजाफा हो रहा है और इन सभी का लाभ उठाते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट्स को अपनी और अधिक प्रगाढ़ किया है और अधिक इंप्रूव किया है। इस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है वह बहुत ही रोबस्ट मानी जाती है और इसीलिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN का है, यूनाइटेड नेशंस का है, उसने भी अपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट निकलती है, द्विवार्षिक रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो लास्ट रिपोर्ट है 2023 में पब्लिश हुई थी, तो हर 2 साल पे होती है। और इसी रिपोर्ट को आधार मान करके उन्होंने भी अपना भारत का असेसमेंट किया है। उसी तरीके से उन्होंने विभिन्न देशों का भी किया। और आप यह सभी देख रहे हैं कि इस जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है FRA, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, FAO के द्वारा, उसमें भारत का जो वनावरण है उसमें बढ़ोतरी दिखाई गई है। न केवल बढ़ोतरी दिखाई गई है बल्कि ट्री कवर में भी बढ़ोतरी दिखाई गई है। और उस दोनों में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बढ़ोतरी की जो दर है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है
बढ़ोतरी की जो दर है, वार्षिक दर है, वह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बताया कि भारत अभी भी अपने तीसरे स्थान पर मौजूद है। जेवी मैं शर्मा यहीं जी, पर ये अगर देख रहे हैं कि वन क्षेत्र में बढ़ोतरी या वृद्धि को देख रहे हैं, तो 1990 से 2025 के बीच एशियाई एकमात्र क्षेत्र है जहां पर वन क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसमें भी मोटे तौर पर चीन और भारत का जो है एरिया सबसे ज़्यादा है जहां पर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। एशिया में जो भारत और चीन है, यह सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले देश है। वियतनाम को भी रख सकते हैं, हालांकि उसका क्षेत्रफल छोटा है, बट बड़े क्षेत्रफल में भारत और चीन है। कुछ देश ऐसे हैं जहां अभी भी डिफॉरेस्टेशन की समस्या बनी हुई है, लेकिन उन देशों में भी अभी हाल के वर्षों में उनके डिफॉरेस्टेशन रेट में कमी आई है। और यह कमी, जो डिफॉरेस्टेशन की कमी है, रेट की कमी है, वह ना केवल एशिया में हुई है बल्कि ग्लोबली हुई है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि अगर हम ग्लोबली देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो फॉरेस्ट के प्रति लोगों की चेतना, सरकारों की चेतनाएं वह और अधिक विकसित हुई हैं, और उन्होंने अपनी जो प्रणाली है, तंत्र जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का या फॉरेस्ट के एक्सपेंशन का, उसको मजबूत किया है। उषा जी, क्या माना जाए, लगातार जो है प्रयास किए जाते रहे हैं सरकारों के स्तर पर भी, एनजीओज भी समाहित हैं और अन्य जो हैं संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि जो है वृक्षारोपण हो ज़्यादा से ज़्यादा, और वृक्षारोपण के ही आधार पर क्या ये वन क्षेत्र है उसमें लगातार विस्तार हो रहा है भारत में, और वैश्विक रूप में भी इसे कहीं ना कहीं परिचय मिल रहा है और हमारे प्रयासों को सराहा जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये जो रिपोर्ट दर्शाती है तो ये तो एकदम साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे ही दर्शाती है। जो अभी संजय जी ने मेथडोलॉजी बताई कि उस मेथडोलॉजी को फॉलो करके ही असेसमेंट किया जाता है कि हमारा फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है और नेट एरिया अंडर फॉरेस्ट भी चेंज हुआ है, और उसी के कारण इंडिया की जो रैंकिंग्स भी चेंज हुई हैं। बट इसके अंदर जो फॉरेस्ट कवर बढ़ने का जो ये प्रयास है, ये मैं कहूँगी कि पहले से ही डिफरेंट पॉलिसी के अंतर्गत चल रहा था। ऐसा नहीं है कि ये आज ही मतलब रिसेंट चेंजेस के कारण ही हमें देखने को मिल रही है। पहले अगर मैं कहूँ तो 2000 से हमारे यहाँ नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंदर हमने कमिट किया था कि हमें अराउंड 2 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को रिस्टोर करना है। फिर 2014 से नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर हमने टारगेट रखा था कि हमें अपना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को अराउंड 5 मिलियन हेक्टेयर इंप्रूव करना है, और क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को भी इंप्रूव करना है अराउंड 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया के अंतर्गत। जिसके अंतर्गत भी 2024 के दौरान मतलब प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए अराउंड 17 स्टेट्स को, और अराउंड मोर देन 1.4 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर बढ़ा और 1.3 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर हुआ। उसके अलावा एक और जो पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, जो एक एक्ट है 2016, उसके अंदर भी बहुत सारा फंड डिवोट किया गया टू इम्प्रूव टू एनहेंस द फॉरेस्ट एरिया और कंपनसेटरी प्लांटेशन के लिए। लेकिन इसको जो बल मिला, मैं कहूंगी कि 2000 जो हमारा 24 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ड्राइव लाए, एक पेड़ माँ के नाम, मतलब पहले जो ये था, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनजीओज के पार्टिसिपेशन से ये प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन इसको जब जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया तो इस प्रोग्राम को बहुत बल मिला। तो आपने देखा ही है कि जो हमारे एक पेड़ माँ के नाम के फर्स्ट फेज और फर्स्ट 2 में अराउंड हम अब तक 15 करोड़ सैपलिंग्स कर चुके हैं, और इसका फल हमें आने वाले दशकों में और ज्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, इसमें इस डेटा में हमें ये दिखेगा। इसके अलावा जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब हमारा अमृत वाटिका या अमृत वन वाली जो स्कीम थी, जिसको हमने अपनी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन से लिंक कर दिया था, उस वक्त 75 अमृत वन्स
और मिनी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया और पब्लिक पार्टिसिपेशन को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया। उसके अलावा जल शक्ति अभियान में भी मतलब टू कैच द रेन को भी प्लांटेशन से कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि प्लांट्स का बहुत रोल होता है कि वो वाटर तो कैच करते ही करते हैं, साथ में ग्रीनरीज भी बढ़ाते हैं, तो उसको भी उससे। और फिर नेशनल क्लीन एयर एंड अर्बन ग्रीन इनिशिएटिव जो 2020 से चल रहा है, तो ये सब इनिशिएटिव्स का ही फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो 1987 में मैं कहूँ सिर्फ 19.5% था, अब 2023 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 24.62% हो चुका है। और उसके साथ साथ हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भी 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, और ट्री कवर भी साथ साथ जो है हमारा 721 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। और अगर मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ एरिया ही नहीं, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर भी इन्हेंसमेंट हुआ है। अगर हम क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कहें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट को हाई क्वालिटी फॉरेस्ट माना जाता है, तो उसके अंदर भी अराउंड 501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है उसका बढ़ा है वेरी डेंस फॉरेस्ट का। तो ये इंडिकेट करता है कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिवली एरिया ही नहीं, हम क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट के इंप्रूवमेंट की तरफ भी हमारा ये प्रयास। लेकिन इन सभी प्रयासों को जो बूस्ट मिला है, मैं कहूंगी वो सिंस 2014 जब हमने मास पब्लिक पार्टिसिपेशन को या लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन या इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में जब पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंप्रूव किया और उसको इमोशनली कनेक्ट किया लोगों से, तो इसको बूस्ट मिला है, और इसके फलस्वरूप ही आज हम ये रिजल्ट्स देख रहे हैं। जेवी शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं जी। टेरी भी लगातार काम कर रही है पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। आप लोगों का क्या कहना है इस विस्तार को लेकर, वन संरक्षण को लेकर जो हम प्रयास कर रहे हैं? उषा जी ने बहुत बारीकी से, शायद मुझे लग रहा है हर एक बिंदु को जो है इन्होंने टच किया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं सरकारों के स्तर पर और अन्य स्तरों पर। क्या वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं तो इसलिए जो है मॉनसून अच्छा हो रहा है भारत में, मॉनसून अच्छा हो रहा है इसलिए भी वन क्षेत्र में विस्तार हो रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो किसानों का जो योगदान है वन संरक्षण में उसको हम याद करें। हमारी जो कंट्री की, इंडिया की जो वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, मोर देन 80% हम किसान जो अपने खेतों में पेड़ लगाता है अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री, वहां से पूरी होती है। तो ओनली 6-7% केवल नेचुरल फॉरेस्ट से होती है। इसका अर्थ है ये है कि हम कंजर्वेशन पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और 12-13% हम वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य पिछले कुछ समय में जो एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसके तहत सिस्टमेटिक प्लांटेशन, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो किसान को उपलब्ध कराए गए हैं, उससे काफी ट्री कवर में तो एक साथ बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ जो हमारा इम्पैक्ट नेचुरल फॉरेस्ट पे होना था उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैं समझता हूं। और हम एग्रो फॉरेस्ट्री को आगे और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि ताकि किसान जो पौधा लगाता है, किसान जो पेड़ लगाता है, वो इकोनॉमी के लिए लगाता है। इकोलॉजी उसका बाई प्रोडक्ट है। तो जो इकोलॉजी में वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करता है, और कई मामलों में किसान को कई बार उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। तो मेरा ये विचार है कि गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा सा अपने पॉलिसीज में चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे कि एग्री प्रोडक्ट्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, तो वैसे ही हम टिम्बर प्रोडक्ट्स के लिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर पैदा होते हैं किसान के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस लें। और दूसरा, एक एडिशनल इनकम जो किसानों को मिलती है वो कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा मिलती है। अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कार्बन क्रेडिट स्कीम का बनाने का काम चल रहा है। थोड़ा सा उसमें यह देखने की जरूरत है कि जो मेथोलॉजीज और जो तौर तरीके होते हैं उसको मेजरमेंट करने के, वो थोड़ा सा इंडिया सेंट्रिक हो। जितने भी विदेशी इंस्टीट्यूशंस हैं कार्बन क्रेडिट्स को मेजर और कैलकुलेट करने के, वो सब साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ डाइवर्टेड है, और हमारी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो उस हिसाब से हम जो अपने कंट्री के लेवल पे जो अपनी मेथोलॉजीज बना सकते हैं, थोड़ा सा इंडियन कंटेक्स्ट में और इंडिया सेंट्रिक मेथोलॉजीज बनाएं। जहां तक कि जो प्रश्न आपने पूछा कि जो मानसून अच्छा हो रहा है, ये देखिए, ये
कहना ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पेड़ पौधे अगर जंगल होंगे तो उनसे थोड़ा सा जो क्लाइमेट एक्शंस है वो अपने हिसाब से सही होते हैं, बट इसके लिए विशेष स्टडी की जरूरत है। ऑफहैंड ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारे पेड़ पौधे बढ़ गए हैं तो ज्यादा बारिश, क्योंकि मेट्रोलॉजी साइंस एक अलग है उसमें, बट जहां तक पेड़ पौधा का प्रश्न है, पेड़ पौधे हेल्प करते हैं वाटर रेनफॉल प्रेसिपिटेशन में, रेनफॉल को रेगुलेट करने में। अभी हमने टेरी से एक आसाम स्टेट में स्टडी की है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ऑन फॉरेस्ट। सो जो क्लाइमेट चेंज की तरफ से जो आया, तो वहां पे ये हुआ है कि हमारा जो रेनफॉल है वो तो बढ़ा है, पर जो इरेटिक रेनफॉल का परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए फॉरेस्ट तो आवश्यक है, पर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और अडेप्ट करने के लिए अदर प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स हैं वो भी हमें थोड़ा सा लेने होंगे। और यहाँ तक ये प्रश्न है, बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि भारतवर्ष का स्थान अपग्रेड होकर 9th पोजीशन में आया है। और इसमें यहाँ पे जो जन सहभागिता के साथ में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कर रही है, उनकी पॉलिसीज तथा जो यहाँ के किसान एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो हमारी वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स डिमांड को मीट कर रहे हैं और फॉरेस्ट के ऊपर हमारी डिमांड को कम कर रहे हैं, उससे हमारी क्वालिटी बढ़ रही है। तो उसमें हमारे किसानों का, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज का और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बड़ा योगदान है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजय कुमार, ये सही है कि हमें जो है इस अंक तालिका में एक पायदान ऊपर रखा गया है और हमारे वन क्षेत्र का लगातार विस्तार भी हो रहा है, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तो देख रहा था कि मैंग्रोव्स जो हैं उसका क्षेत्र पहले से थोड़ा सा घटा है, विस्तार होने की जगह कम हुआ है। क्या इसकी वजह यह है कि शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, समुद्र को पाटा जा रहा है, नई नई कॉलोनीज बसाई जा रही है? इस पर भी कुछ काम करने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि समुद्र से उठने वाली लहरों या फिर जो समुद्री चक्रवात और तूफान हैं उससे रोकने में बहुत सहायक रहती हैं ये मैंग्रोव्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंग्रोव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और न केवल वो हमें विभिन्न आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं, बल्कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीडिंग ग्राउंड्स है सभी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और हमारी जो फिशरीज है, कोस्टल फिशरीज जो है, वो मैंग्रोव्स पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि वो फर्टाइल ग्राउंड है मैंग्रोव्स जो है उनके सीडिंग के लिए। मैंग्रोव्स का क्षेत्र जो है जहां तक है, आप देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अभी हाल की जो रिपोर्ट आई है, इस जो 2023 की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें हमारे मैंग्रोव के कुल क्षेत्र में इजाफा हुआ है। तो आप जो हम हर साल जब हम ये रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो जो है थोड़ा बहुत जो है मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, जो कि हम पिछले जो रिपोर्ट है उस पे हम सुधार करते हैं। तो हम बिल्कुल जो पिछले साल की जो रिपोर्ट थी या पिछली जो रिपोर्ट्स थी उसको मैकेनिकली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं आज की रिपोर्ट के साथ में। उसमें जो भी मेथोडोलॉजिकल सुधार हैं, और फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब ये अपनी नई रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो वो साथ ही साथ पिछले वर्ष के जो रिपोर्ट थी उनकी, उसमें जो उन्होंने मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर करके जो फिगर्स चेंज किए हैं वो भी बताते हैं। तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। और मैंग्रोव जो है डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट का जो है, और साथ ही सभी नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का अब ध्यान बहुत ही इसके ऊपर में फोकस्ड है, क्योंकि न केवल वो इस बात को समझ रहे हैं कि मैंग्रोव्स न केवल हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ द एंगल्स, फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, बल्कि ऑल्सो फॉर लोकल लाइवलीहुड्स। एंड सेकेंडली जो है, जो इससे इस डिजास्टर से जो हमें भरपाई करनी होती है, उस भरपाई में भी बहुत कमी आती है। तो हमारा जो है हर तरीके से मैंग्रोव्स को बचाने में लाभ ही है और इस पर प्रयास जारी है। जी। और आप देखेंगे नई रिपोर्ट्स में कि ये
डेफिनेटली ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में मैंग्रोव्स के क्षेत्र में इजाफा हुआ है। डॉक्टर उषा मीना, यहाँ पर एक बात चल रही थी और जेवी शर्मा जी ने इस बात को उठाया है कि जो मापदंड हैं वो जो है विदेशी मापदंड हम अपनाते हैं, उनको जो है अप्लाई किया जाता है, हमें अपने खुद के मापदंड तय करने पड़ेंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में तो पर्यावरण की रक्षा के लिए या फिर वृक्षों की रक्षा के लिए अगर बात करें तो धर्म में ही वो सब चीज़ें समाहित हैं, पर्यावरण की रक्षा। इसलिए हम वृक्षों को देवता मानते हैं, नदियों को देवी माना करते हैं, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। क्या उस और फिर से हमें सही तरीके से लौटना होगा और उसे हमें अपने पाठ्यक्रमों में भी समाहित करना होगा, तो हमारी स्थिति और भी बेहतर हो सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल, आपने जैसे दो प्रश्न किए। एक तो मैं सपोर्ट करूंगी जेवी शर्मा जी के स्टेटमेंट को कि हमारे उन्होंने लिंक किया था कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट फार्मर्स फॉलो करते हैं उसको इंसेंटिवाइजेशन से जोड़ा जाए, या जो हम आजकल कार्बन क्रेडिट स्कीम्स के और ग्रीन क्रेडिट स्कीम डेवलप कर रहे हैं उनमें हम टोटली फुल्ली जो बाहर के देशों में मेथडोलॉजीज फॉलो हुई हैं उनको ना फॉलो करके हम अपनी कंट्री स्पेसिफिक एंड विद इन कंट्री भी मैं कहूंगी हम स्टेट स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज को डेवलप करें और स्ट्रेंथन करें, तब वो बेनिफिट्स हमारे फार्मर्स को ट्रांसफर हो पाएंगे। और सही में एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस की ग्रोथ के कारण जो है वो भी एक रीजन है कि हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज जो हो गई हैं वो फॉरेस्ट की कम हुई है, और इसी के कारण जो हमारा नेट एरिया ऑफ फॉरेस्ट में जो इनहेंसमेंट हुआ है वो अगर हम कहें तो वो मेजर जब होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि कितना एरिया ऑफ न्यू फॉरेस्ट एस्टेब्लिश हुआ है या रीजनरेट हुआ है, या उसमें से कितना एरिया ऑफ फॉरेस्ट लॉस हुआ है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो अगर इस डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो आपको पता ही है, ट्री लॉगिंग एक्टिविटी बेसिकली टू मीट द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज या उसके लिए होती है। अगर हमारे फॉरेस्ट थ्रू फार्मर्स एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस के थ्रू उस स्टेप में अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी उसको इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू जोड़ना चाहिए। तो इस पे मैं एकदम टोटली उनसे एग्री करती हूँ। दूसरा आपने बोला हमारा कि हमारे जो सनातन धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं या जो वैल्यू सिस्टम है उसमें तो हम नेचर को एज ए पूजनीय तो मानते ही मानते हैं। हमारे डिफरेंट उसमें देखें तो हम धरती माता को उसको माता का दर्जा कहते हैं और भूमि देवी के उससे उसको एड्रेस करते हैं। रिवर्स को भी तो हम कहते हैं कि रिवर्स आर लिविंग और उनको गॉडेस माना जाता है, उनको पूजा जाता है। माउंटेन्स को हम देवता मानते हैं, जैसे हिमालय माउंटेन को हम लोग देवताओं की तरह पूजते हैं। और हमारे यहाँ डिफरेंट तरीके की ट्रीज को आप देखो किसी ना किसी फंक्शन या किसी ना किसी फेस्टिविटीज से रिलेट करके उनको पूजा जाता है। तो ये हमारी संस्कृति में ही ये सब चीजें एम्बेडेड है। लेकिन अब बस ये जो एम्बेडेड थी इनको जो हम सिर्फ एज ए मतलब एक्शन ना करके उसको इमोशनली कनेक्ट करके उसका साइंटिफिक वैलिडेशन, मतलब ये भी होना चाहिए कि क्यों कनेक्ट किया गया है किसी भी चीज को। देयर इज अ रीजन। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि अभी हमने देखा दिवाली आई फेस्टिवल, नाउ तुलसी विवाह विल कम। तो तुलसी विवाह के टाइम में हम तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दिस इज द चेंज ऑफ सीजन ट्रांसलेट हो रहा है। आप देखोगे इसमें लोगों को कफ खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त हमें जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसका आप देखिए काढ़ा बना के लोगों को दिया जाता है। तो इस समय हमें तुलसी की जो प्लांट है उससे हमें जो सेवाएं मिल रही है तो हम उसको एज ए ग्रेटिट्यूड उसको पूजा किया जाता है, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे उपनिषद और पुराणों में हमें कहा गया है कि हमें वी शुड लिव इन हार्मनी विद पंचभूतास। हमको उनके साथ एक समन्वय बना के रहना चाहिए, हमारे जो पंचभूत हैं अर्थ वाटर फायर स्पेस के साथ। और दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें कि हम कहते हैं कि होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, बट इसको और एक्सटेंड करें तो इसमें कहा गया है कि ह्यूमंस को पूरे नेचर के साथ को एग्जिस्ट करना है। सो नेचर इज ऑल्सो एज मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ जितना कि नेचर के लिए ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों को अपनी को एग्जिस्टेंस के साथ इवॉल्व होना है, ग्रो करना है। तो ये जो वर्शिप सिस्टम है हमारे संस्कृति में या उसमें, तो ये एक इकोलॉजिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस के थ्रू या फिर उसको थ्रू टेक्स्ट बुक्स या उसको फिर से अब यंग जनरेशन और उसके अंदर
ट्रांसफर करना है उस नॉलेज बेस को विद साइंटिफिक बेसिस। जी, एंड जी। इसके साथ ही साथ ये एक स्पिरिचुअल ड्यूटी और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग को भी ग्रो करेगा, ग्रो जो करना further- चाहिए। और जेवी शर्मा जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। माना यह जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से दो चार हो रहा है पूरा विश्व, उसकी वजह है वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत में और चीन में वनों का विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी असमान जो है मौसम बना हुआ है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्या इसकी वजह क्या है? कि हमारी बिजली की जो मांग है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे पास जो पावर है वो कोल बेस्ड पावर ज्यादा है, जिससे कि एमिशंस होता है। एमिशन अगर दुनिया में कहीं भी होगा उसका इम्पैक्ट भारत में होगा, और भारत में एमिशन होगा उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्ट में होगा। तो सबसे पहले जो हमारे भारत सरकार ने भी जो अपने एनडीसी टारगेट में अपने टारगेट रखा है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि सोलर और विंड और हाइड्रो पावर को हम ज्यादा से ज्यादा, ग्रीन एनर्जी को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें, और कोल बेस को कम से कम कर सकें। ये बड़ा मुख्य कारण है, जिससे कि हमारे पेड़ों के लगने के बावजूद, वनों की सुरक्षा संरक्षण के बावजूद, फिर भी हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को फेस कर रहे हैं। और इस बार तो आपने हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उसमें क्लाउड बस्ट उत्तराखंड में देखा जिस तरीके से हम लोगों ने फेस किया। और एक रिसर्च स्टडी जो मैंने आसाम के बारे में पहले आपको बताई थी कि हमारे पास रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, पर इरेटिक रेनफॉल का जो पैटर्न है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। थैंक यू जी। और कहीं ना कहीं हमें विकास के पथ पर तो लगातार अग्रसर रहना है, लेकिन विकास जो है पर्यावरण अनुकूल हो, प्रकृति को साथ में लेकर हम अपने विकास को आगे बढ़ाएं, और जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उन तत्वों को अपने विकास के मार्ग से हटाने का भी सतत प्रयास करें, जिसका आह्वान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और आप जैसे विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम को, पूरी चर्चा को विशेष बनाने के लिए। इनसाइट में आज के लिए इतना। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।